हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं गुरिंदर सिंह और आपका स्वागत करता हूं इस क्लास में। तो अपने स्टार्ट करना है, आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, अपने स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपकी बुक है जो हमें बताती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने उसी के बारे में पढ़ेंगे। आपकी सेकंड बुक है। तो सबसे पहले अपने एक छोटा सा आइडिया लेते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए। उन रूल्स का कोड ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। तो हमारे संविधान में क्या खास बात है, क्या इसके साइलेंट फीचर्स हैं, अपने उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। वही अपना फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं सबसे पहले क्या है इसका। हमारा चैप्टर 1 है, ये आपका लेक्चर 1 है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पहले हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे, आपको पता ही है। उसके पहले मोनार्की थी, किंग्स का, राजन का राज था। उसके बाद हमें बहुत लड़ाई के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, कितने मूवमेंट हुए, कितने कन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके बाद हमें हमारा अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलने से पहले उसको बनाया गया। बनाने वाले हमारे अपने लोग थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे। आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, उम्मीद है आप मुझे। तो सबसे पहले अपने जो देख रहे हैं कि अपने देश को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला है उसमें क्या खास बात है, वो क्यों अच्छा है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात उसमें, यही अपना पहला चैप्टर है। तो अपने इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जिस चैप्टर के ऊपर एक अपने कोट लिखा है अपने B.R. अम्बेडकर जी का। B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। कौन थे B.R. अम्बेडकर जी? आपको वैसे पता होगा, हमारा संविधान आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 11th में। हमारा संविधान बनाने के लिए एक बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इसके अलावा इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा इसको सुझाव देने के लिए एक बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी वाले समझ लें प्रारूप समिति। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे। उनके अध्यक्ष, उनके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हमारे संविधान को बनाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया था भी कहाँ से क्या लेकर आना है। बहुत अच्छा संविधान बनाया है। अपने धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करेंगे और पता चलेगा कि कितना ग्रेट संविधान है, कितना महान संविधान है। तो सबसे पहले उनका एक कोट है कि आई फील दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल, इट इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस टाइम एंड वॉर टाइम। Indeed, if I may so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What will we have to say? It is man was vile. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है। ये इतना अच्छा है और इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो पीस टाइम है, चाहे कभी वॉर टाइम है। मान लो कभी संविधान में, कभी कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान बुरा है। इसका मतलब ये है कि उसको चलाने वाले लोग बुरे हैं। तो अपने इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा एक चैप्टर, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा संविधान बना,
संविधान बना, भारत आज़ाद हुआ। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, उनको एक ऐसे संविधान की जरूरत थी जो उनकी आकांक्षाओं का, जो उनकी एस्पिरेशन का सम्मान करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी जो एस्पिरेशन है उनको पूरा करे, उनकी जो मन की इच्छाएं हैं कि कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, कैसा रूल होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खासियत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, हमारे देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। कोई अगर हमसे पूछे कि आपको सबसे महान ग्रंथ, सबसे ग्रेट बुक कौन सी लगती है, कोई बोलेगा गीता लगती है, कुरान लगती है। ठीक है, सभी अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे देश में मेरे हिसाब से सबसे महान अगर कोई पुस्तक, अगर कोई बुक है, तो वो हमारा संविधान है। हमारा संविधान, क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। किसी भी आदमी का या किसी विशेष, किसी स्पेसिफिक ग्रुप का राज नहीं है कि वो अपनी चलाएगा। संविधान का राज है जो सभी लोगों को इक्वल राइट्स देता है, जो हमें एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करने का मौका देता है, जो हमें बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करने के बाद मिली है। कितने हजार सालों तक हमारे पूर्वज राजा लोग के गुलाम थे, फिर अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश रूल आ गए, उनके भी गुलाम ही थे। चाहे कहने को वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अपने इनडायरेक्टली ब्रिटिश के गुलाम ही थे। उसके बाद हमें आज़ादी मिली है, और आज़ादी मिलने के बाद सबसे मजबूत चीज़ मिली है हमें, वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने पढ़ते हैं कि इसके क्या सैलेंट फीचर्स हैं, धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि संविधान बना। संविधान कब बना था, पहले इसके थोड़े सी जानते हैं अपने बैकग्राउंड। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको बनने के लिए पहले एक कमेटी बनी, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और एक कमेटी बनी थी जो इसको सजेस्ट करती थी क्या लेना है, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। अब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946, और ये पूरा बन गया था 26 नवंबर 1949। ये टाइम पीरियड कितना होता है, 2 साल, 2 इयर्स, 2 साल, 11 मंथ्स एंड 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल बन गए। और इस 3 सालों के अंदर 166 मीटिंग हुई थी। ओके, तो हमारे लिए, हमारे देश की जनता के लिए, अब हमारे देश की जनता डाइवर्स है, यहाँ पर हर टाइप के लोग हैं, यहाँ पर गरीब भी है, अमीर भी है, फार्मर्स भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, यहाँ पर टीचर्स भी है, यहाँ पर डॉक्टर्स भी है, यहाँ पर हर टाइप के काम करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सभी की आकांक्षाओं का, जो सभी के मन को, जो सभी के मन की रख ले, जो सभी की बातों को पूरा करे। तो उसको बनाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, इतना अच्छा संविधान बनाना है जो सभी के लिए अच्छा हो, तो इतना टाइम लगा। अब जो संविधान आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कि संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक जगह से नहीं लिया गया, अलग अलग जगहों से, कुछ अमेरिका से लिया गया, कुछ ब्रिटिश से लिया गया, कुछ स्विट्जरलैंड, रशिया, जर्मनी, हर जगह से लिया गया। मतलब हर देश के संविधान के जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको कलेक्ट किया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये चोरी का संविधान है, नहीं, ये संविधान फीचर्स है, मतलब सभी के जो अच्छे गुण हैं वो लिए गए हैं। अब मेरी बात सुनिए, हर देश में संघर्ष हुआ है, हर देश में आंदोलन हुए हैं, हर देश के यही पहले था, मोनार्की थी, या फिर वहाँ पर जबरदस्ती गलत राज चल रहा था, बैड रूल था एक, तो सभी ने उसके खिलाफ एवोल्यूशन किया, क्रांति की, उसके बाद उनको एक अच्छा संविधान मिला है। तो जैसे अमेरिका है, उसको भी वो कई 100 साल लगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसको भी कई हजार साल लगे अपना संविधान बनाने में। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड, हर देश में उन्होंने जो अपना संविधान बनाया है तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इतनी मेहनत से जो संविधान बनाया है उनकी भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इकट्ठी करके अपने अंदर ले ली। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, अपने अब आगे देखते हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को क्या मिला है, इसके क्या अच्छे फीचर्स हैं। पहले देखते हैं कि संविधान में अपने को क्या मिला है। तो सबसे पहली चीज़ संविधान की क्या है,
सबसे पहला पॉइंट है सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है इसका? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? जो सभी से ऊपर होता है, संप्रभु कह दीजिए, सभी से ऊपर है। हमारे देश का संविधान सभी से ऊपर है, हर आदमी संविधान के नीचे है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, चाहे हमारा पुलिस सिस्टम है, जो कुछ भी हमारे देश में कुछ भी चल रहा है, सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और उसके अंडर काम करते हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। ये इसकी संप्रभुता है और सभी को इसे फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 इसकी खास बात। इसकी अगली खासियत क्या है, समझिए ध्यान से। इसकी अगली खासियत है प्रेम्बल। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। देखिए, जैसे भी अपने जब कोई चीज देखते हैं तो अपने पहले उसका हाईलाइट देखते हैं। प्रेम्बल एक तरीके से हमारे संविधान का हाईलाइट है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। के.एम. मुंशी, नाम याद रखिए आप, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसके अध्यक्ष, जिसके प्रेसिडेंट, चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होरोस्कोप है, इसकी जन्म कुंडली है, सब कुछ इसके अंदर आता है। अब वो कैसे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जब अपने इस प्रेम्बल को पढ़ते हैं, देखिए पहले प्रेम्बल को संविधान का पार्ट मानना था, सॉरी पहले इसको इसका पार्ट नहीं माना था और बाद में इसको इसका पार्ट मान लिया था, ठीक है। अब प्रेम्बल है वो हमारे संविधान के बारे में हमें एक नज़र देता है, एक वे देता है उसको देखने का कि ये है क्या एक्चुअल में। तो प्रेम्बल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रेम्बल देखो, प्रेम्बल से पहले पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रेम्बल की स्टार्टिंग लाइन है ये। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो संविधान लिखा है इसको फॉलो बनाने वाले भी हम हैं और फॉलो करने वाले भी हम हैं। ये संविधान हम पर किसी ने थोपा नहीं है, हमारी मर्जी से, हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए बना है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। हम एक ऐसा संविधान बना रहे हैं जो सोवरन हो, सभी के लिए हो, सबसे ऊपर हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो। इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक मतलब कि यहाँ का जो हेड है वो यहीं के लोगों द्वारा चुना गया है, वो राजा का बेटा राजा नहीं है, यहाँ का हेड है जो वो यहाँ के लोगों को उनकी यहीं के लोगों द्वारा इन्हीं की मर्जी से चुना गया है। अभी मुझे याद आया वो डायलॉग, आप सभी ने मूवी देखी होगी सुपर 30। इस समय बदल चुका है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसका हकदार है। वही बात है, अब वो सिस्टम नहीं है कि अकबर का बेटा आके जहांगीर आकर राजा बनेगा, जहांगीर का बेटा शाहजहां आकर राजा बनेगा, वैसा नहीं है। अब राजा वो बनेगा, हेड वो बनेगा जो डिजर्व करता है, जिसको लोग चुनेंगे भी, हाँ इसको बनाओ। ओके, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। अब सेक्युलर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, उनका एक रिलीजन है इस्लाम। वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को इसी का प्रचार करते हैं। लेकिन हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया, हमारा भारत देश, इसका जो संविधान है वो सभी धर्मों को बराबर स्थान देता है। उसका खुद का कोई धर्म नहीं है, उसके लिए चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे जैन है, सभी एक बराबर है। उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब हमारा संविधान हमें जस्टिस देता है, हमें न्याय देता है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। मतलब सभी को इसमें न्याय मिलेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है इकोनॉमिकली, सोशली, तो उसको न्याय देगा। ये नहीं भी अगर कोई बड़ा आदमी है उसको जस्टिस मिल जाएगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। सभी को आज़ादी है, किसमें? थॉट्स, अपने विचारों की। हम क्या मानते हैं
हमारी मर्जी है। हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं हमारी मर्जी है। हमें विचारों की स्वतंत्रता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले वही सोचोगे, वही विचार रखने जो सरकार को पसंद है। ब्रिटिश को पसंद है वही मानना पड़ेगा, राजा को जो पसंद है वही मानना पड़ेगा। लेकिन अब हमारी खुद की विचारधारा है। हम क्या सोचते हैं, हम धर्म को अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो पुल बन रहा है वो अच्छा है क्या नहीं, अपनी स्वतंत्रता है। हम एक्सप्रेशन, हम अपने विचार कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमें ये काम पसंद नहीं आया। पहले ऐसा नहीं बोल सकते थे। पहले अगर अपने क्रिटिसाइज करेंगे सरकार को तो जेल में डाल देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें सरकार का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है, हम कह सकते हैं ये अच्छा नहीं है। हमें बिलीव करने की, हम किसी में भी अपनी आस्था रख सकते हैं। हमने हमारे भगवान को, हमने किसी पर्टिकुलर गॉड को, किसी देवता को मानना मान सकते हैं। अगर हमने किसी दरगाह पर जाना है उनको मानना मान सकते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे फेथ वर्शिप हम कहीं पूजा कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोट देम ऑल। इक्वालिटी, सभी को इक्वालिटी है, सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई है, चाहे वो किसी शहर का मेयर है, चाहे कहीं का विधायक है, चाहे एमपी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर, सभी बराबर हैं संविधान की नज़र में। अगर किसी ने क्राइम किया है तो सभी को बराबर सजा मिलेगी। ये नहीं कि अगर किसी बड़े बिजनेसमैन ने कोई क्राइम कर दिया तो उसको 2 साल मिलेगी, अगर किसी आम आदमी ने कर दिया तो उसको 10 साल मिलेगी। ये नहीं, सभी के लिए संविधान इक्वल है। अगर वोटिंग होनी है तो वोटिंग में सभी जाएंगे। ये नहीं कि बड़े लोग वोट डालेंगे, छोटों को कोई अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है। सभी के लिए बराबर है। तो इस प्रकार अपना ये प्रेम्बल है। प्रेम्बल क्या है? एक छोटी सी छाप है, एक छोटा सा हाईलाइट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। नेक्स्ट देखते हैं आपकी बुक के हिसाब से क्या लिखा आपने। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही बढ़िया चीज। हमारा देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। अब आप देखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने टाइम में बना है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स ये बात बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा और करना चाहूँगा। आपकी बुक में अभी नहीं है लेकिन शायद आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारा संविधान की एक बहुत खास बात, संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसको बनाने वाली एक असेंबली थी। वो क्या थी? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ओके, संविधान सभा, इसका काम था हमारे देश के संविधान को बनाना, अलग अलग देशों से अच्छे अच्छे रूल्स लेकर आना, उनको फॉलो कराना, अलग अलग सिस्टम लेकर आना। अब आपको पता है कि हमारे देश में सिस्टम कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अब जरूरत नहीं सभी लोग एक मत हो, एक विचार में होगी हाँ हमने यही अपनाना है, या कोई रूल आ गया हाँ हम इसी को फॉलो करना है, कुछ कहेंगे हमने दूसरे को करना है। मान लो यहाँ पर, मान लो हमारी संविधान सभा में मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, कोई बिल आ गया, कोई रूल आ गया, कह दिए कोई ए नाम का रूल है, इसको अपने संविधान में ऐड करें ना करें, चर्चा हो रही है। तो 100 में से मान लो 60 ने कह दिया कि हो और 40 ने कह दिया कि नो, इसको अपने इंक्लूड नहीं करना, शामिल नहीं करना। तो सीधी सी बात है वैसे तो शामिल हो जाएगा क्योंकि मेजोरिटी कह रही है होना है, लेकिन कुछ जो 40 लोग हैं वो भी हमारे भारत के पार्ट हैं। देखिए जो ये लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? भारत की जनता ने अपने अंदर से भेजे थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था कि हमें क्या चाहिए। इसमें हर टाइप के लोग थे, इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिखिज्म और भी फार्मर्स कैटेगरी से भी आए थे, बिजनेसमैन कैटेगरी से, मतलब हर लोग आए थे जिन्होंने चाहिए थे हमारे लिए कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो। तो हर प्रकार के लोग थे। अब मान लो ये 60 लोगों को तो ये पसंद आ गया रूल, इनको पसंद नहीं आया, टेक्निकली ये रूल पास हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है? भी संविधान तो सभी के लिए ना, ये 40 लोग तो नाराज रहेंगे ना, और इनकी नाराजगी कभी ना कभी निकलेगी भी, ये तुमने ये रूल ऐड किया था हमें तो पसंद नहीं था। तो संविधान में जब ये बन रहा था तो इस असेंबली में ये एक बात तय की गई कि जब भी कभी कोई रूल या कोई आर्टिकल कुछ भी ऐड करना है तो कभी भी वोटिंग नहीं करेंगे अपने। तो कभी भी असेंबली में वोटिंग नहीं हुई। तो क्या हुआ? सभी लोग आराम से बैठते डिबेट करते, इसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, डिबेट करते। कभी भी उन्होंने वोटिंग नहीं की, सभी आम सहमति बनाते, जब सभी राजी हो जाते हाँ पास कर दो।
जैसे चुनाव में होता है, आपने देखा होगा सरपंच के चुनाव है गांव में, मान लो गांव में 1000 लोग हैं, बहुत बेसिक चीज़ है ये, 1000 लोग हैं, 2 सरपंच खड़े हो गए, एक का नाम है ए अरमान, दूसरे का मान लो नाम है बी विनोद, 2 लोग खड़े हो गए ए और बी सरपंच के चुनाव में। अब मान लो ए को वोट मिल गए 600, इसे मिल गए 400, सीधी सी बात है ये जीत जाएगा, इसको मेजोरिटी मिली है लोगों की। लेकिन ये जो 400 लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना डिसरिस्पेक्ट, अपना अपमान समझेंगे, यार उसको जिताना था, जीत वो गया। और उसके पास अगर कभी काम में जाएंगे तो ये कहेगा यार तूने तो उसको वोट डाला था अभी, अब क्या लेने आया है, वैसे कहेगा नहीं, लेकिन अंदर मन में रहता है उसके, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीज, इसकी बजाय अगर ऐसा हो कि ए और बी इसको गांव वाले बैठ के समझाएं, ये तुम में से एक खड़ा हो जाओ अच्छा रहेगा, तो यार तू ही खड़ा हो जा, ये खड़ा हो गया, अब सभी इसी को वोट डाल रहे हैं, आम सहमति जीत गया, तो ये सभी गांव वालों का प्यारा दुलारा बन जाएगा। नहीं तो क्या आधे गांव वाले इससे फिर चिढ़ेंगे। ये बात ऐसे थी। अब असेंबली में वोटिंग होनी थी, वो कैंसिल कर दिया। आम सहमति से कोई भी बिल पास करना है, कोई रूल ऐड करना है तो आम सहमति से, जिसमें सभी सहमत हो पास कर देते थे। ये बहुत अच्छी बात थी। अब अपने पढ़ते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। हमारे संविधान की खास बात क्या है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा मतलब इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा है। अब पहले आपको एग्जांपल देते हैं। दुनिया का सबसे पुराना संविधान जो अपने मानते हैं वो है यूएसए का। यूएसए के संविधान में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं। अब आर्टिकल्स वैसे आपको पता होगा, संविधान को कुछ चैप्टर्स में बांट दिया गया है। इसके 7 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 7। कनाडा, इसके 147 है। ओके, ऑस्ट्रेलिया कितने हैं आप बताओगे? आपकी बुक्स में जब भी आप पढ़ते हैं ना, बुक पास में रख लिया करो, थोड़ा मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के है 128। और साउथ अफ्रीका, कितने हैं? 153। और बहुत है इतने, ठीक है। ये किस दुनिया के कुछ बड़े संविधान हैं, बड़े कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उनके इतने आर्टिकल्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो बना था तब इसके अंदर कितने आर्टिकल थे? तब इसके अंदर थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा जो संविधान है इसको 22 भागों में बांटा गया है, समझ गए। और इस भाग में आगे और सब पार्ट्स हैं, उनको बोल दिया गया चैप्टर्स या आर्टिकल्स। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल है। अब ये क्या है, इसके बारे में अपने आगे चर्चा में पढ़ेंगे। अपनी पूरी बुक इसी के अंदर है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे संविधान। कितना खूबसूरत अपने आप देखोगे आप। लेकिन धीरे धीरे अमेंडमेंट करके ये बढ़ गए हैं, और बढ़ के कितने हो गए हैं? 470। और पार्ट्स हो गए हैं 25। अब इतने कैसे बढ़ गए? तो देखो, हमारे संविधान की खास बात है कि ये अपने अंदर अपडेट करने की अनुमति देता है, हमें अलाउ करता है कि टाइम टू टाइम इसमें हम अमेंडमेंट, संशोधन करके अपडेट कर सकते हैं। ये अपनी बहुत खूबसूरती है संविधान की। जैसे वक्त वक्त पे जरूरत पड़ती रहती है, वो कैसे अपने आगे पढ़ेंगे, क्या जरूरतें पड़ी थी। ओके, तो इतना बड़ा संविधान है। दूसरी बात, ये रिटन है। अब बोल देते हैं कि जैसे ब्रिटेन है, यूके है, उसका संविधान है वो रिटन नहीं है, ठीक है, वो ट्रेडिशनल है, चला आ रहा है। जैसे ठीक है, वो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उन्होंने कभी बैठकर पूरा संविधान एक साथ नहीं बनाया है। धीरे धीरे रूल बनते गए, पीढ़ियां चलती गई, जैसे जैसे कायनात चलती गई, नए बनते गए। लेकिन फिर भी उन्होंने एक जगह वो डॉक्यूमेंट्स को बाइंड तो किया हुआ है, ठीक है ना। रिटन मतलब उन्होंने स्पेशल बैठकर संविधान बनाया है, ऐसे रिटन है। सबसे बड़ा और रिटन
किसका है? हमारे देश का है। अब हमारे संविधान की एक खास बात और है, रिटर्न के साथ साथ संविधान में हमारे इंडिया को, हमारे नेशन को बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन एक फेडरल है, ये 2-3 वर्ड्स कंफ्यूजन है, इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे आगे। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? हमारा जो देश है वो राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, कई राज्य मिलकर, कई स्टेट्स मिलकर एक नेशन बना है। जैसे अपने पता ना, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये सभी मिलकर एक नेशन बनाते हैं। ओके, लेकिन ये इससे अलग नहीं हो सकते, इसको पावर नहीं है। इसके बारे में अपने आगे करेंगे क्या क्या और फीचर्स है। अगला फीचर देखते हैं क्या है अपना, अपने बुक के हिसाब से। वर्ड्स लार्जेस्ट, इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, धीरे धीरे अपडेट करने पड़ते हैं। तो आज तक, आज की डेट में देखें अपने, तो टोटल 104 अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में हो चुके हैं। अब अमेंडमेंट क्या होता है? कई बार जरूरत के हिसाब से नए संशोधन करने पड़ते हैं। जैसे 104th अमेंडमेंट क्या बोलता है? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो लोकसभा इलेक्शन में SC/ST को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, ये क्या है अपने आगे पढ़ेंगे, ये रिजर्वेशन क्या है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो संविधान में, हमारे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया गया। मतलब कहा गया कि अगर नई असेंबली बनती है, नई लोकसभा बनती है, अगर उसके अंदर एंग्लो इंडियन कम है तो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से 2 को रख सकता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में ऐसी जरूरत नहीं थी, तो इस चीज को खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो ये था 104th अमेंडमेंट। अगला है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन एंड एनेक्टेड है। अब पहले क्या था आपको पता है? कोई राजा था, उसको पता है भी किसी काम के लिए क्या सजा देनी है, तो चलती आ रही है। जैसे आपने कई मूवीज में देखा होगा कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे ईरान का एग्जांपल लेते हैं। ईरान कंट्री जानते हो आप? वहां पर परंपरा है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको बदले वही मिलता है। अगर मान लो किसी दूसरे आदमी ने उसकी कोई मान लो हाथ तोड़ दिया, तो बदले में उसका भी हाथ तोड़ देंगे, ये उसको अलाउ करता है। ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है ना। धीरे धीरे बड़ी परंपरा बनती रही टाइम के हिसाब से। लेकिन हमारा आपको पता है कि पहले अपने देश में परंपरा थी, राजा लोग थे, परंपरा चलाते थे, जो शुरू चला आ रहा है वही लोग चले आ रहे थे, कोई नए ऐड होते रहते थे जैसे जैसे टाइम की नीड थी। उसके बाद ब्रिटिश आ गए। उसके बाद हम ब्रिटिश से इतना तंग हो गए कि हमने सोच लिया कि इनके जाने के बाद सिस्टम को पूरा चेंज करना है, और इतना चेंज करना है जिसके अंदर इंडियंस यानी हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें, अच्छे से रह सकें, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो सके। ठीक है, तो बैठकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारा जो संविधान है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ओके, रिटन डॉक्यूमेंट है। बाकी अपने पढ़े हैं कि इसके अंदर स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, 22 चैप्टर थे और 8 शेड्यूल थे। नेक्स्ट बात देखते हैं, अब आगे क्या है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, खास बात है इसके अंदर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लिया गवर्नमेंट की अपनी जो ये चीज़ हमने ली है ब्रिटेन से। वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट, बहुत ही अच्छी थी, कामयाब थी, सक्सेसफुल थी, इसलिए हमने ये चीज़ वहाँ से ली है। हम
हमारे लीडर्स हमारे अंदर से चुनते हैं। हमारे देश का जो हेड है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन असल में प्राइम मिनिस्टर हैं। अब प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनते हैं? उनको चुनते हैं एमपीज, और एमपीज हमारे अंदर से आते हैं, यानी इनडायरेक्टली हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। जो सारी है अपने इसके बारे में एक अलग से चैप्टर है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे क्या चाहिए। पहले अपने थोड़ा हल्का फुल्का जानते हैं ये क्या है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री है उसको चलाने के लिए देख लीजिए, एक समझ लीजिए कि एक ऑफिस है, तो हमारे कंट्री का जो हेड ऑफिस है उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या करते हैं? हमारे चुने गए जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो वहां बैठते हैं, हमारे रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, और हमारे भलाई के लिए कुछ नई पॉलिसी स्कीम लेकर आते हैं। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ओके, पार्लियामेंट में हमारे दो सिस्टम है, एक तो अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा, कुछ मेंबर यहाँ पर हैं, कुछ मेंबर यहाँ पर हैं। हम अपने अंदर से, अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने लोकसभा के जो एरिया है वहाँ से कुछ लोग चुन के भेजते हैं, इसको बोलते हैं एमपीज। टोटल 545 एमपीज भेजते हैं अपने। अब उनमें से एक बनता है प्राइम मिनिस्टर, तो इसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो ये अपने संविधान की बहुत खास बात है। कहीं कहीं कुछ और सिस्टम लिए गए, फेडरल सिस्टम लिए गए हैं, प्रेसिडेंट सिस्टम लिए गए। जैसे अमेरिका में क्या है, जो वहाँ का हेड है, वहाँ के प्रेसिडेंट है, आज के टाइम में जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो सीधा उनको जनता चुनती है, वो अलग सिस्टम है। हमारे जैसा सिस्टम कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज़ है हमारे संविधान की खास बात है, जो ये जितनी भी जो खास बातें हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इनके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर है उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे यही लगती है, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो लड़ाई में हर प्रकार के समाज के हर तबके के लोग थे। सभी के अपने अपने मन थे कि जब सपनों का भारत बनेगा, जब देश आज़ाद होगा तो क्या मिलेंगे? आज़ादी मिलेगी, कुछ अधिकार मिलेंगे जो हमें नहीं मिलते थे। तो वो अधिकार क्या मिले हमें? तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 2 में, कौन से चैप्टर 2 में टोटल कितने हैं? 25 है। पहले स्टार्टिंग में 22 से जब बना था संविधान, तो चैप्टर 2 में आर्टिकल 13 to 32 31 तक मान सकते हैं इसको। इसमें बताया गया है कि हमें कुछ फंडामेंटल मौलिक अधिकार मिले हैं, जिनको हमसे कितना भी बड़ा नेता आ जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई भी आ जाए, वो हमसे छीन नहीं सकता। वो हमारे फंडामेंटल राइट है, और उसका गारंटर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी देश की अदालत। ओके, अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? देखो, हमें जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कुछ अधिकार तो चाहिए ना। ये तो नहीं अब जेल में आदमी बैठा है, एक बाहर घूम रहे हैं, तो जेल में जो आदमी बैठा है उस पर कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। घूम नहीं सकता अपनी मर्जी से, कहीं बाहर नहीं जा सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, लड़ाई तो अपने भी नहीं कर सकते, मतलब विरोध नहीं कर सकता, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो जेल में है। जब अपने गुलाम थे, ब्रिटिश रूल के अंदर थे, अपने अंदर भी कुछ बहुत सारी वो थी रिस्ट्रिक्शंस, विदेश में वहाँ नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, वो लोग वहाँ नहीं जा सकते। जैसे आपने देखा हो ना, भी कई मूवी में लिखा होता है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड, वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? अपना देश है, घूमेंगे इनको नहीं। तो बहुत सारे राइट्स हैं जो अपने को मिले हैं। कुछ राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो राइट देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला राइट है राइट ऑफ इक्वालिटी, बहुत बड़ी राइट है ये अपना, राइट ऑफ इक्वालिटी। अगर अपने को ये राइट कोई लेने से रोकता है तो मतलब वो बंदा क्राइम कर रहा है। अगर चाहे हमारा कोई एमएलए है, कोई एमपी है, अपने को कोई भी राइट लेने से रोकता है तो वो एक क्राइम कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है ये हमें हमारे संविधान ने दिए हैं।
इन्हें लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब ये क्या है, इसके हिसाब से हमारे देश की जनता में कास्ट, सेक्स, जेंडर, इनके हिसाब से कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि जो औरतें हैं वो कहीं पर काम नहीं कर सकती, आदमी काम कर सकते हैं। वैसे ये होता है ना, मेल डोमिनेटेड समाज, अपने जो समाज है वो मेल डोमिनेटेड है, आदमी काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें काम नहीं कर सकती, वो भी कर सकती हैं। कहीं पर जाना है, घूमना है, सभी को बराबर अधिकार है। कोई नौकरी लगना है, पुलिस में भर्ती होना है, या फिर कोई भी जॉब लगना है, तो वो दोनों के लिए निकलेगी। ये नहीं सिर्फ मेल आएंगे, सभी के लिए ही है। ठीक है, तो राइट ऑफ इक्वलिटी। सेकंड है राइट ऑफ फ्रीडम। हमें फ्रीडम मिली है। किस चीज़ की फ्रीडम मिली है? फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ। हम हमारी विचारधारा बना सकते हैं, हम किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, किसी गुरुद्वारा में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में विश्वास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारी लिबर्टी है। देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तीसरा जो हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। अब ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जब देश आज़ाद था, गुलाम था सॉरी, और उससे पहले भी जब मोनार्की थी, राजाओं का राज था, तो आपने देखा होगा कि जो राजा हैं या जो ब्रिटिश थे, बिना पैसा दिए काम करवाते थे। उसे बोलते हैं बेगार। इसके अलावा इसे बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें काम के मतलब कोई वेज नहीं मिल रहा, कोई हमें हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, बिना सैलरी के काम करवा रहे हैं। ये आता है एक्सप्लॉयटेशन में। इसके अलावा और क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा पहले गुलाम होते थे, गुलामों को बेच दिया, देह व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चीजें इनको खत्म किया गया। ये सब क्राइम है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जितना काम कर रहे हैं उससे कम पैसे देना। जितना सरकार ने डिसाइड किया है, मान लो सरकार ने डिसाइड किया है कि एक दिन में एक वर्कर को, एक श्रमिक को कम से कम 300 रुपये मिलेंगे अगर वो पूरा दिन यानी 8 घंटे काम करता है। ओके, अब आज में 7 दिन काम किया, उसको दे दिए उसने 50 रुपये। वो तो बोला कि मैंने तो काम के बदले पैसे दिए, मैंने तो फ्री में नहीं करवाया। तो ये भी क्राइम है। जितना उसका बनता है उससे कम देंगे, वो भी एक्सप्लॉयटेशन है। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत कॉमन था पहले, तो आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। गुलामों को बेचना आपने सुना होगा ना, भारत में तो एक वंश भी आया था, गुलाम वंश, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। गुलाम वंश, वो गुलाम ही थे, गुलामों को बेच दिया, आ गए जहाज से ले आए, वो पायलट्स आ रहे हैं, वो सब गलत है, वो क्राइम है वो। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नीचे दिख रहा है आपको, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है? हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर मैं एक हिंदू हूं तो मैं इस्लाम को भी मान सकता हूं, अगर मैं एक मुस्लिम हूं तो मैं हिंदुइज्म को फॉलो कर सकता हूं। मेरी मर्जी है, चाहे मैं सिखिज्म को फॉलो करूं, चाहे जैनिज्म को, चाहे बुद्धिज्म को, कोई रोक टोक नहीं है, मैं किसी को भी फॉलो कर सकता हूं। और खास बात एक और है कि हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, वो सभी को बराबर देखता है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा है, नेक्स्ट है 5th, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसका मतलब क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हम हमारी जो कल्चर है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, समझ गए ना। जैसे आपने देखा होगा कि साउथ में और भी कई जगहों पर उनकी जो ट्रेडिशनल कल्चर अभी चली आ रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं कि सभी सीखो। ये अपने पास राइट हैं, जिससे हमारी कल्चर बची रहे। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कैसे है। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी देखो क्या चीज़ है ये। अब ये जो मैंने आपको जितने अधिकार, जितने राइट लिखाए हैं, इनके अंदर और बहुत कुछ है, वो डिटेल में अपने पढ़ेंगे आगे। अब इनमें से किसी का भी किसी पर भी कोई एक्शन ले रहा है या अपने को ये लेने से रोक रहा है, तो अपने खिलाफ, उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारा कोई अधिकार छीन रहे हैं। आपको एग्जांपल देंगे, जैसे सबसे पहले एक लैंड रिफॉर्म आए थे, भूमि सुधार कानून आए थे। उसमें बताया गया था, पहले अपने पास एक राइट और था, वो था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब उसको हटा दिया गया है, वो एक अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहले अपने पास एक था संपत्ति का अधिकार था। तो सरकार ने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ तो सभी की अपनी अपनी भावनाएं थी कि देश कैसा हो, सभी ने योगदान दिया था। तो लोगों के विकास के लिए जरूरी है ना कि कुछ लैंड लिया जाए और सभी को इक्वली दिया जाए। तो सरकार ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इससे ज़्यादा लैंड कोई एक्वायर नहीं कर सकता। जैसे राजस्थान में है कि मान लो 25 एकड़ से कुछ ज़्यादा नहीं ले सकता, अगर वो लेगा तो वो सरकार का होगा। तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट में चले गए। तो किस हिसाब से कहते हैं, ये मतलब हमसे हमारे राइट छीन रहे हैं। अगर मान लो हम मंदिर में जा रहे हैं और हमें रोक दिया, भाई तू तो इस कास्ट का है, तू नहीं जा सकता, तो हमें नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी है। समझ गए। हम अगर बोलना चाहते हैं, बाहर खड़े होकर 4 लोगों से बात कर रहे हैं, पुलिस आके हमें नहीं पकड़ सकती कि तू बात क्यों कर रहा है, क्यों, हमें फ्रीडम है। अभी तो चलो कोरोना टाइम में अलग बात है, लेकिन आम दिनों में हमारे पास पूरा राइट है कि हम घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। राइट ऑफ एक्सप्लोरेशन, अगर हमें जितना हमारी काम बनता है, मान लो एक उसका आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, इसमें ये और ये दोनों एग्जांपल इकट्ठे आ जाएंगे। एक बहुत फेमस न्यूज चैनल था, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। तो उसके अंदर 2 लोग काम कर रहे थे, दोनों एक हस्बैंड एक वाइफ, हस्बैंड और वाइफ 2 काम कर रहे थे। दोनों सेम पोस्ट पर थे, सब कुछ सारा काम सेम था, वर्किंग आवर्स भी सेम थे और उनकी पोस्ट भी सेम थी। लेकिन हस्बैंड को अपनी वाइफ कंपेरेटिवली ज़्यादा पैसे मिलते थे, ज़्यादा सैलरी मिलती थी। तो वाइफ इसके खिलाफ कोर्ट में चलेगी कि ये तो राइट ऑफ इक्वालिटी का उसको ख़त्म कर रही है, ये तो भी संविधान के हिसाब से दोनों बराबर हैं। तो कोर्ट ने कहा कि दोनों को बराबर दो, चाहे तो इसकी घटा दो चाहे इसकी बढ़ा दो, बराबर होना चाहिए। समझिए। तो इस प्रकार से ये संविधान की खूबसूरती अपने और आगे पढ़ेंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आपने कुछ आगे पढ़ने के लिए मेरा आपको सुझाव है कि आप बुक पढ़ा कीजिए, क्लास में आने से पहले, क्लास लगाने से पहले भी एक बुक पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।